को नमस्कार। एस के शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जीएस का संकना सीरीज शुरू किए हैं और जिसमें गहन जीएस का अध्ययन करेंगे ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो आपका यूपी पीसीएस का, यूपी आरओ एआरओ का, एनटीपीसी रेलवे का हुआ आपका, ग्रुप डी का हुआ आपका, एसएससी सीजीएल, यूपी पुलिस, लेखपाल, ट्रिपल एस, यानी कोई भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जीएस की सीरीज चलाई जा रही है। आज का जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है वो है भाषा। और भाषा में जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखेंगे कि भाषा में यानी कि शास्त्रीय भाषा क्या होती है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा के संवैधानिक उपबंध क्या होते हैं, कौन से आर्टिकल में, किस अनुसूची में और किस भाग में जो है भाषा का जानकारी दी गई है हमारे संविधान में। यहाँ तक कि ये भी देखेंगे भाषा का क्रम के भारत में जो है राजकीय भाषा क्या है। आपकी उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज बोलियाँ देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी भाषा, कौन सी बोली बोली जाती है, किस बोली का विकास किस भाषा से हुआ है। तो ये चीज़ें सभी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फिर देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है भाषा। तो भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण, सबसे पहले वर्गीकरण देखेंगे। 4 समूहों में किया जाता है। पहला, भारत यूरोपीय भाषा समूह, जिसे आर्य भाषा समूह भी कहा जाता है। दूसरा, द्रविड़ भाषा समूह। द्रविड़ का मतलब होता है दक्षिण भारत की भाषाएं समूह। तीसरा है आपका ऑस्ट्रिक भाषा समूह और चौथा है आपका चीनी तिब्बती भाषा समूह। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं, भारत यूरोपीय भाषा समूह कहते हैं इसी को। तो इसके अंतर्गत जो हमारी उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं उनको रखा गया है, जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत और मराठी, अपभ्रंश, गुजराती, बांग्ला इत्यादि जो भी भाषाएं उत्तर भारत में बोली जाती हैं वो सभी इसी के अंतर्गत रखी जाती हैं। दूसरा, द्रविड़ भाषा समूह, इसके अंतर्गत जो दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गोंडी इत्यादि जो भाषाएं हैं इनको द्रविड़ समूह में शामिल किया गया। तीसरा, ऑस्ट्रिक भाषा समूह, इसके अंतर्गत आपका खासी, संथाली, मुंडा, उराव, भूमिज ये जो भाषाएं हैं आपकी पूर्वी जो भारत है उसके जो राज्य हैं वहाँ पर जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जो जनजातीय भाषाएं हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तिब्बती, चीनी तिब्बती में देखेंगे तो नेपाली हुआ, तिब्बती हुआ, लद्दाखी, नागा, कचिन, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी इत्यादि। इसके अंतर्गत जो पहाड़ी, हिमालयी और पूर्वोत्तर वाली जो हिमालय श्रेणियां हैं, जैसे उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हुआ, सिक्किम हुआ और मणिपुर, नागालैंड हुआ। यहाँ पर जो जनजातियों के नाम भी इसी नाम पर हैं, पहाड़ियों के नाम भी इन्हीं नामों पर हैं। और आप देखेंगे कि हिमालयी जो आपके जो पश्चिमी राज्य हैं भारत के, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, लद्दाख हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, तो जो पहाड़ी राज्यों पर रहने वाली, जो निवास करने वाली जो जनजातियां होती हैं उन्हीं की ये भाषाएं हैं चीनी तिब्बती में। ठीक है, तो इनको याद करना ही होगा आपको, जिससे कि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोगों से सही करके आएंगे। दूसरा वाला आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं नंबर 2 पर। इसमें क्या है, इस टेबल में आप देखेंगे भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं पहली टेबल में, दूसरे में विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं और तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं, तो सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है भारत में, दूसरा बांग्ला, तीसरा मराठी, चौथा तेलुगु, पांचवा तमिल, छठा उर्दू। इनका क्रम इसी तरीके से याद करना है। कहेगा
भारत में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, तो आप कहेंगे बांग्ला। ठीक है, ध्यान रखना इसको। पहले पर हिंदी है, दूसरे पर बांग्ला है, तीसरे पर मराठी है, इसमें अंग्रेजी नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब विश्व का पूछेगा, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं? सबसे ज़्यादा आप देखेंगे अंग्रेजी। ये 2023 के आंकड़े आ चुके हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़ते थे उसमें मंदारिन हुआ करता था सर्वाधिक, लेकिन जो चीनी मंदारिन है ये दूसरी पर आ गया है। अब सबसे ज़्यादा विश्व में बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश है, अंग्रेजी, जो कि 1.42 बिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। दूसरी है चीनी मंदारिन, और इसके बाद है हिंदी तीसरे पर, चौथी है आपकी स्पेनिश, पांचवी फ्रेंच, अरबी, बंगाली। ठीक है, तो विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी, ये ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, क्योंकि पहले चीनी मंदारिन हुआ करती थी सबसे ज़्यादा बोलने वाली, अब अंग्रेजी हो गई है, इसलिए ध्यान रखना। आगे चलते हम लोग। अगली टेबल जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनको आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है यूएनओ के द्वारा, तो वो कौन कौन सी हैं? तो उसके अंतर्गत 6 भाषाओं को रखा गया है। कितनी? 6। सबसे पहले तो संख्या याद रखो इनकी। फिर कौन कौन सी है? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, ये 6 भाषाओं को रखा गया है यूएनओ के द्वारा, मान्यता दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो कुछ शास्त्रीय भाषाएं हैं जहाँ पर क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है, यहाँ से खूब पूछता है आयोग। तो कोई भी एग्जाम हो यहाँ से खूब क्वेश्चन बनता है। शास्त्रीय भाषाएं दर्जा देने वाली संस्था अगर देखा जाए तो कौन है? ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो प्रथम शास्त्रीय भाषा तमिल थी आपकी, 2004 में जो है इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। फिर दूसरी संस्कृत 2005 में, तीसरी आप देखेंगे तेलुगु 2008 में, चौथी कन्नड़ 2008, पांचवी मलयालम 2013, छठी उड़िया 2014। ठीक है, अभी हाल ही में जो है 7वीं शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का जो प्रस्ताव था वो मराठी भाषा का पेश किया गया था, लेकिन अभी इसको मान्यता नहीं दी गई है भारत सरकार द्वारा। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए आगे इसको शामिल करेगा तो फिर ये पूछा जाएगा। अभी तक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शास्त्रीय भाषाओं में नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो उड़िया अभी यही है। ध्यान रखना, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की कुछ भाषाएं हैं और जहाँ से कुछ बोलियां हैं, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोग को जानकारी होगी इसके बारे में। ठीक है, तो प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी, इसको दर्जा कब दिया गया राजकीय भाषा का? 1947 में। फिर प्रदेश की सहराजकीय भाषा की बात करें तो उर्दू, इसको कब दर्जा दिया गया? 1989 में। पूछेगा उत्तर प्रदेश का राजभाषा अधिनियम 1951। प्रदेश में सर्वाधिक बोले जाने वाली उपबोली, इसे कहते हैं भोजपुरी, उपबोली है ये, ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान देना। ठीक है, अब क्वेश्चन एक इस श्रेणी से पूछा जाता है कि बोलियों का जो विकास हुआ है वो किस भाषा से हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कुछ बोलियों का विकास जो है स्वर सैनी अपभ्रंश से हुआ है और कुछ बोलियों का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक, तो स्वर सैनी अपभ्रंश से कौन कौन हुआ? खड़ी बोली हुई आपकी, ब्रज बोली हुई, कन्नौजी हुई, बुंदेली, ये 4 का। और जो अर्धमागधी अपभ्रंश से आपका अवधी, बघेली, मैथिली, भोजपुरी, इन भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक है, हम लोग यूपी का ये मैप बनाया है मैंने, और आप देखेंगे इसमें कि कहाँ पर किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, ताकि आपसे कुछ भी गलत ना हो सके। तो सबसे पश्चिम में आप देखेंगे तो खड़ी बोली, ये आप देखेंगे। फिर ब्रज की भाषा, जैसे जैसे हम लोग पूरब की ओर चलेंगे, जो आपका मथुरा वृंदावन एटा वाला जो क्षेत्र है, अलीगढ़ वाला, वहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। आप देखेंगे बुंदेलखंड वाले एरिया में आपकी बुंदेली बोली जाती है। ठीक है,
और जो कन्नौज वाला बदायूं वाला क्षेत्र है वहाँ पर कन्नौजी बोली जाती है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक डॉट डॉट लाइन बनाई हुई है, इसका तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में जो भाषाएं हैं, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, इनका इन चारों का विकास स्वर से नहीं अपभ्रंश से हुआ है। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप मैप बनाकर इसे तैयार कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि किस भाषा का विकास कौन सी अपभ्रंश भाषा से हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे चलेंगे तो जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पर बघेली बोली जाती है और अवध वाले क्षेत्र में अवधी बोली जाती है, ठीक। फिर और आगे चलेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपकी भोजपुरी बोली जाती है और जो बिहार से लगे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर मैथिली बोली जाती है, ठीक है। तो ये जो 4 भाषाएं हैं आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर आप देखेंगे 4 भाषाओं का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे लें, यूपी पीसीएस का तो, यूपी आरओ का तो, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। आगे चलते हैं, आप देखते हैं हम लोग भाषा के संवैधानिक प्रावधान। जो भाषा के कुछ संवैधानिक प्रावधान है, क्या भूमिका है संविधान में, कहाँ किस तरीके से जगह दी गई है। तो सबसे पहले देखेंगे संविधान के किस भाग में भाषा का उल्लेख है, तो भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है, एक बात। दूसरी बात, अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका उल्लेख है। अब आर्टिकल 343 में क्या प्रावधान है, इसमें 2 बातें लिखी गई हैं आर्टिकल 343 में। एक तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी, दूसरा जो लिपि होगी वो देवनागरी लिपि होगी, ठीक। और आर्टिकल 343 के अनुसार संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक, ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल ही में, ये लगभग 10वां बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी पीसीएस हुआ, यूपी पुलिस हुआ, लेखपाल, अन्य एग्जामों में, मतलब 10वां 20वां बार ये क्वेश्चन आया है कि अंग्रेजी संविधान लागू होने के समय से अंग्रेजी को कितने वर्षों के लिए स्वीकार किया गया, तो 15 वर्षों के लिए, संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक। तो वही चीज़ लिखी है ये आर्टिकल 343 में कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक शासकीय कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखी है, तो ये आर्टिकल 343 में लिखी हुई है। आर्टिकल का तात्पर्य अनुच्छेद से होता है, ठीक है। अनुच्छेद जो आर्टिकल 344 है, इसमें क्या लिखा है, राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि 15 वर्ष बाद वह एक भाषा आयोग का गठन करेगा, ठीक है। ये राष्ट्रपति को अधिकार है, मतलब भाषाई आयोग के गठन का अधिकार कहेगा किसको है, तो राष्ट्रपति को होता है, आर्टिकल 344 के तहत। फिर आर्टिकल 345, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है राज्य की राजकीय भाषा का प्रावधान 345 में, ठीक है। तो राजकीय राजभाषा का प्रावधान ये क्या होता है, जब तक राज्य विधानमंडल किसी भाषा को विधि द्वारा शासकीय, ध्यान रखना, विधि द्वारा शासकीय भाषा की मान्यता नहीं देता है, तब तक सभी कार्य अंग्रेजी भाषा में होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक कोई राज्य विधानमंडल किसी भी भाषा, जैसे उत्तर प्रदेश है तो इसकी राजभाषा क्या है, हिंदी, तो किसी भी राजभाषा को विधि द्वारा यानी कानून बनाकर अपनी राजकीय भाषा का दर्जा जब तक नहीं देता है, तब तक वहाँ उस राज्य के सारे जो शासकीय कार्य होंगे वो अंग्रेजी में ही किए जाएंगे, ये है इसका मतलब, ठीक है। अब आर्टिकल 346 ये क्या कहता है, ये कहता है अंतर्राज्यीय भाषा। अंतर्राज्यीय का मतलब होता है भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ही 2 या 2 से अधिक राज्यों की राजकीय पत्राचार की भाषा आपसी सहमति से तय होगी, मतलब दोनों राज्य मिलकर, 2 राज्य या 3 राज्य आपस में मिलके, और जो शासकीय पत्राचार होगा वो डिक्लेयर कर लेंगे कि अंग्रेजी में ही करना है कि हिंदी में ही करना है। जैसे सामान्यतः उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर शासकीय पत्राचार आपका हिंदी भाषा में ही किया जाता है 2 राज्यों के बीच में, ठीक है। तो
ये बात हो गई। अब आर्टिकल 348 ये क्या कहता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत अनिवार्य है। इसमें कहता है SC और HC का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कामकाजी भाषा अंग्रेजी होगी। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा क्या लिखा है, थोड़ा सा मैं जो है जूम कर लेता हूँ इसको, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है इसमें, दूसरा लिखा है संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक, कानून या संशोधन कानून, जो संशोधन कानून या संशोधित विधेयक होते हैं उन सभी की भाषा अंग्रेजी होगी। तीसरा, राष्ट्रपति, राज्यपाल या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश, निर्देश, अध्यादेश सभी की भाषा अंग्रेजी होगी, ठीक है। ध्यान रखना इन 3 चीज़ों की जो उल्लेख किया गया है, 3 शासकीय कार्यों का, कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो शासकीय कार्य होंगे उसमें अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा जो भी कानून, विधेयक होंगे, संशोधित विधेयक होंगे या कानून होंगे उन सभी की भाषा अंग्रेजी होगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा निर्देश कोई या अध्यादेश कोई, नियम कोई या केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई नियम, आदेश, निर्देश, ये सभी अंग्रेजी भाषा में होंगे, ठीक है। ये बात होगी। आगे देखते हैं हम, तो हम लोग आर्टिकल 350, इसमें क्या लिखा है, इसके तहत एक प्रावधान किया गया है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में होगी। ये विशेष गौर देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा, जिस तरीके से बना रहे हैं अभी UPPCS या UPRO का समीक्षा अधिकारी का जो ट्रेंड चल रहा है एग्ज़ाम का, वो इसी तरीके से पूछ रहा है। कहेगा प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाएगी, किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, तो हम लोग को ध्यान रखना होगा आर्टिकल 350 के तहत ये प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, इसका उल्लेख है। दूसरा, भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु विशेष अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। 2 बातें इसमें हैं। आगे हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 120 के तहत, आर्टिकल 120 और आर्टिकल 210, इनमें क्या है उल्लेख भाषा के संदर्भ में। तो देखो, आर्टिकल जो 120 है ये संसद के बारे में है और आर्टिकल 210 ये विधानमंडल के बारे में है, ठीक। तो आर्टिकल 120 के तहत संसद की कार्यवाही हिंदी एवं अंग्रेजी में होगी। इसी तरीके से आर्टिकल 210 के तहत विधानमंडल की कार्यवाही हिंदी एवं अंग्रेजी में होगी, ठीक है। परंतु सदन की पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेकर कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में बोल सकता है, अर्थात कोई भी सदस्य जो है हिंदी, अंग्रेजी के अलावा संसद के किसी भी सदन में या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में मातृभाषा में उसे भाषण देने का, उसे बोलने का, उसे अपनी बात रखने का, उसे अभिव्यक्ति के लिए मातृभाषा में ये अधिकार है, बशर्ते उसे जो पीठासीन अधिकारी है उस सदन का, उससे अनुमति उसे लेनी होती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया आपका संवैधानिक प्रावधान, कुछ ये भी संवैधानिक प्रावधान से जुड़ा हुआ ही है थोड़ा सा। इसमें लिखा है संविधान की 8वीं अनुसूची, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, कहेगा सीधा सीधा जो शेड्यूल होती हैं, जो अनुसूचियाँ होती हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, थोड़ा सा बताइए। तो ये जान लेते हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं संविधान में, तो वर्तमान में 12 हैं, यानी कि 4 अनुसूचियाँ जोड़ ली गई हैं। तो 4 जो अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं उन चारों को क्रम से आप देख लीजिए। जैसे 8 तो पहले थी, तो 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि अधिग्रहण संबंधी या भूमि सुधार संबंधी जो कानून है उसे 9वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। और 10वीं की अगर बात करें तो 10वीं में क्या है, 10वीं जो जोड़ी गई थी
और 10वीं जोड़ी गई थी आपकी 52वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 85 में। तो 10वीं आपकी दल बदल से संबंधित है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। और 11वीं आपकी, 11वीं और 12वीं, इनके बारे में आप लोग क्या जानते हैं। 11वीं आपकी स्थानीय, दोनों स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, स्थानीय शासन से। 11वीं आपकी पंचायतों से संबंधित, और 12वीं आपकी नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनको भी जो है संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। चलिए खैर उसे छोड़ दें, अभी हम लोग अनुसूचियाँ नहीं, एक वीडियो बनाएंगे छोटा सा। अभी हम लोग देख लेते हैं जो 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इतनी आप बात जानिए, 8वीं अनुसूची में, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया है, भाषा का उल्लेख किया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ये तो सभी जानते हैं, 14। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं संविधान में, 22 भाषाएं हैं। अब हम लोग क्रम से देखिए, आप इतना अच्छा टेबल फॉर्म बनाया गया है कि आप इस तरीके से याद करेंगे तो कभी गलत होने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है। तो जैसे 14 भाषाएं थी, तो यहाँ तक आप देखेंगे जो मूल संविधान में थी वो 14 भाषाएं लिखी हुई हैं। कौन कौन, संस्कृत, हिंदी, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, ठीक है, पंजाबी, ओडिसी या उड़िया, असमिया, ये भाषाएं थी। अब 15वीं भाषा पूछेगा तो सिंधी। अब इसके बारे में एक फैक्ट याद रखना है कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में, ये वर्ष भी याद रखना आप, 1967 में हुआ, और इसके द्वारा 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, सिंधी, ठीक है। दूसरा 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया हुआ, और इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई संविधान में। कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। अब आप देखेंगे जो 92वां संविधान संशोधन 2003 था, ये अधिनियम था, लेकिन ये लागू कब से हुआ, तो ये लागू हुआ था 2004 से, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज का वीडियो हम लोग का ये पूरा हो जाता है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट किसी विषय पर, सब्जेक्ट पर बनाएंगे वीडियो। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि यूट्यूब पर मतलब ये काम जो शुरू किया है उसमें मन भी लगे। और मैं जो है आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो हम लोगों ने प्रयास किया है ये जीएस शृंखला सीरीज का, मैं आपकी जीएस इतनी मजबूत करवा दूंगा कि आप लोग सोचते भी नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आज का वीडियो पूरा होता है। थैंक यू।